नमस्ते मेरे दोस्त और वापस स्वागत है नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 6 और आज एक बॉडी कुछ नया करती है। वह सिर्फ चलती नहीं, वह घूमती है। एक खूबसूरत विचार के साथ जरा रुकिए। सीधी रेखा की मोशन के बारे में आपने जो कुछ सीखा उसका एक जुड़वा घूमने की दुनिया में मौजूद है। फोर्स का एक जुड़वा है टॉर्क यानी घुमाने वाला असर। मास का एक जुड़वा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी घूमने के खिलाफ रुकावट। और मोमेंटम का एक जुड़वा है एंगुलर मोमेंटम। जब आर्शन पहली बार रोटेशन से मिला वो इससे डर गया था। जिस दिन उसने देखा कि ये तो बस न्यूटन के नियम नए कपड़ों में है, पूरा चैप्टर खुल गया। यह नीट का सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है, तो हम तेज और साफ रहेंगे। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम घूर्णन की समानांतर दुनिया सीखेंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, सेंटर ऑफ मास, वह अकेला बैलेंस पॉइंट जहां किसी निकाय का सारा मास टिका हुआ माना जा सकता है और वह कैसे चलता है। दूसरा, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, और वह ताकतवर नियम कि जब घुमाने वाला असर जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंसर्व रहता है। तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, डिस्क, रॉड और सॉलिड स्फीयर के लिए, और वे दो एक्सिस थ्योरम्स जो एक्सिस को खिसकाते या जोड़ते हैं। चौथा, रोलिंग मोशन और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, कैसे एक बॉडी अपनी एनर्जी को आगे खिसकने और घूमने के बीच बांटती है। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम, और एक पूरा वर्क न्यूमेरिकल जिसमें एक बॉडी इंक्लाइन से नीचे लुढ़कती है। तैयार है वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए इस चैप्टर की सबसे मददगार तस्वीर से शुरू करते हैं। रोटेशन ट्रांसलेशन की हूबहू नकल करती है कदम दर कदम। पहला, टॉर्क, एक फोर्स किसी बॉडी को सीधी रेखा में चलाती है, लेकिन टॉर्क किसी बॉडी को एक एक्सिस के बारे में घुमाती है, दरवाजे को उसके हिंज से दूर तक के लिए, और वह आसानी से खुजता है। यही टॉर्क है फोर्स टाइम्स एक्सिस से दूरी। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधी रेखा की मोशन में मास बताती है कि स्पीड बदलना कितना मुश्किल है। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे कैपिटल आई लिखते हैं, बताती है कि स्पिन बदलना कितना मुश्किल है। यह मास का घूर्णन वाला जुड़वा है। तीसरा, मास्टर इक्वेशन, न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बन जाता है टॉर्क इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल्स आई अल्फा। वही नियम घुमाया हुआ। और चौथा, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम था, मास टाइम्स वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, जिसे कैपिटल एल लिखते हैं, है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, एल इक्वल्स आई ओमेगा। और मोमेंटम की तरह यह तब कंसर्व रहता है जब इसे कोई घुमाता नहीं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि सारी रोटेशन यही सेंटर ऑफ मास से शुरू होती है। सेंटर ऑफ मास वो अकेला पॉइंट है जहां किसी निकाय का सारा मास टिका हुआ माना जा सकता है। निकाय को वहां संतुलित कीजिए और वह नहीं गिरेगा। इसकी जगह सारे हिस्सों का मास वेटेड एवरेज है, जिसका सीधा मतलब है कि भारी बॉडीज इसे अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ बाई ओर 1 किलोग्राम का मास है और दाई ओर 3 किलोग्राम का। क्योंकि दाई तरफ 3 गुना भारी है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ 3/4 रास्ते पर बैठता है, भारी बॉडी के पास हल्की से दूर। और यह गहरा विचार है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे चलता है मानो सारा मास और सारी फोर्स उसी एक पॉइंट पर लग रही हो। रिया ने समझा कि एक पूरा जटिल निकाय एक अकेले चलते पॉइंट से बदला जा सकता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ठीक से मिलते हैं, क्योंकि नीट इसे लगातार पूछता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर निर्भर है, कितना मास है और सबसे अहम, वह मास एक्सिस से कितनी दूर बैठा है। एक्सिस से दूर वाला मास कहीं ज्यादा गिना जाता है, क्योंकि दूरी स्क्वायर होकर आती है। एक रिंग को लीजिए, इसका सारा मास बाहर रिंग पर बैठा है, सेंटर से जितना दूर हो सके उतना। तो एक जैसे मास और रेडियस के लिए अब एक सॉलिड स्फीयर को लीजिए, इसका मास सेंटर के पास एक्सिस के करीब भरा हुआ है, तो आम आकारों में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे छोटा है 2/5 mr²।
एक डिस्क इनके बीच है 1/2 mr² पर और दो थ्योरम्स एक्सिस को हिलाने में मदद करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्सिस को सेंटर से हटा देता है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम चपटी बॉडीज के लिए दो इनप्लेन एक्सिस को तीसरे में जोड़ देता है। भाया इनका इस्तेमाल एक जाने पहचाने रिजल्ट को 3 में बदलने के लिए करती है। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं धीरे धीरे मंक के तरीके से। एक सॉलिड स्फीयर बिना फिसले इंक्लाइन से नीचे लुढ़कती है और हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो 30 डिग्रीज के इंक्लाइन से बिना फिसले लुढ़क रही है और हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड लेते हैं। स्टेप 2 फॉर्मूला याद कीजिए। इंक्लाइन से नीचे लुढ़कती किसी भी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन है g sin थीटा डिवाइडेड बाय द फैक्टर 1 + i/m² वो फैक्टर वो घूर्णन का टैक्स है जो बॉडी चुकाती है। स्टेप 3 सॉलिड स्फीयर के लिए फैक्टर निकालिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है तो i/mr² है 2/5 और फैक्टर बन जाता है 1 + 2/5 यानी 7/5। स्टेप 4 रखिए। एक्सेलरेशन है 10 times sin 30 और sin 30 है 1/2 तो ऊपर आता है 5 को 7/5 से भाग दीजिए। स्टेप 5 जवाब 7/5 से भाग देना यानी 5 7 से गुना करना तो 5 times 5 7 देता है 25/7 लगभग 3.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यही 5 स्टेप्स हर लुढ़कती बॉडी वाले सवाल को सॉल्व कर देते हैं जो नीट पूछ सकता है। चलिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को पक्का कर लेते हैं क्योंकि नीट इन्हें बार बार पूछता है। पहला टॉर्क किसी फोर्स का घुमाने वाला असर है। यह है r टाइम्स f टाइम्स sin थीटा फोर्स को एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर दूरी से गुणा किया हुआ और न्यूटन के नियम से यह i अल्फा के बराबर भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा एंगुलर मोमेंटम यह है i ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम का हुबहू गुणन जुड़वा जो था मास टाइम्स वेलोसिटी। तीसरा कंजर्वेशन का नियम जब किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है i ओमेगा इक्वल्स i ओमेगा पहले और बाद में। और वह क्लासिक तस्वीर एक घूमती स्केटर अपनी बाहें अंदर खींचती है जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है। कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना होने से उसका एंगुलर मोमेंटम तय रहना ही चाहिए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर उछल जाती है और वह तेजी से घूमती है। रोहन ने पूरा विचार उसी एक स्पिन में देख लिया। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल इस टॉप यील्ड चैप्टर में। एक स्टैंडर्ड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ठंडे दिमाग से याद रखिए। रिंग है mr², डिस्क है 1/2 mr², सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² और रॉड अपने सेंटर के बारे में है ml²/12। तो टॉर्क इक्वल्स i अल्फा और एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स i ओमेगा। ये बस रोटेशन के लिए लिखे न्यूटन के नियम हैं। 3 रोलिंग किनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² को फैक्टर 1 + i/mr² से गुणा किया हुआ। कुछ हिस्सा आगे बढ़ने में कुछ घूमने में जाता है। 4 इंक्लाइन से नीचे सॉलिड स्फीयर डिस्क को हराती है। डिस्क रिंग को हराता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर छोटा हो वही बॉडी हमेशा दौड़ जीतती है। 5 जब नेट टॉर्क 0 हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बाहें अंदर खींचती स्केटर और सिमटता हुआ डाइवर वही 2 तस्वीरें हैं जो नीट को पसंद है। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन एक सॉलिड स्फीयर एक साथ छोड़ी गई रिंग से पहले इंक्लाइन के नीचे पहुंच जाती है। रीजन स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर छोटा है तो उसकी ज्यादा एनर्जी आगे बढ़ने में जाती है। आया की तरह सोचिए।
असर्शन ट्रू है? हाँ, स्फीयर जीतती है। रीजन ट्रू है? हाँ, और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, कम घूर्णन टैक्स यानी ज्यादा ट्रांसलेशन। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन, एक घूमती स्केटर बाहें अंदर खींचने पर तेज हो जाती है। रीजन, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। दोनों ट्रू है और रीजन ही असली वजह है। छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी एंगुलर वेलोसिटी को मजबूर करता है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए। तीसरा, असर्शन, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तय नंबर है चुने गए एक्सिस से स्वतंत्र। रीजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर निर्भर है कि मास एक्सिस के बारे में कैसे बटा है। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, एक्सिस के बारे में बंटवारा ही तो मायने रखता है, लेकिन यही वजह है कि असर्शन गिर जाता है क्योंकि यह एक्सिस पर निर्भर है, यह एक तय नंबर नहीं है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। एक रिंग अपने सेंटर के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², सारा मास बाहर रिम पर। एक सॉलिड डिस्क अपने सेंटर के बारे में, 1/2 mr², मास सेंटर से किनारे तक बराबर फैला। एक सॉलिड स्फीयर अपने डायमीटर के बारे में, 2/5 mr², मास सेंटर के पास बढ़ा। और एक पतली रॉड अपने सेंटर के बारे में, ml²/12, जहां L रॉड की लंबाई है। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गैलरी अब आपकी होने लगी है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, बिना फिसले लुढ़कने के लिए जरूरी है कि v इक्वल्स ओमेगा टाइम्स r, आगे की स्पीड रिम की स्पीड के बराबर हो। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, एक रिंग सॉलिड स्फीयर से पहले इंक्लाइन के नीचे पहुंच जाती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। रोलिंग कंडीशन v इक्वल्स ओमेगा r बिल्कुल सही है और एंगुलर मोमेंटम सच में 0 टॉर्क पर कंजर्व रहता है, लेकिन दूसरा गिर जाता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे बड़ा है तो वह सबसे धीमी है। असल में सॉलिड स्फीयर ही सबसे पहले नीचे पहुंचती है। यही उलटफेर नीट का छाप है और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, एक भारी बॉडी हमेशा हल्की बॉडी से इंक्लाइन पर तेज लुढ़कती है। कितना जाहिर लगता है, ज्यादा वजन ज्यादा स्पीड, है ना? अर्जुन महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है, रोलिंग एक्सेलरेशन सिर्फ आकार पर निर्भर है, फैक्टर 1+i/mr² के जरिए, मास पर नहीं और रेडियस पर नहीं। एक सॉलिड स्फीयर हमेशा रिंग को हराती है, चाहे उनका वजन कुछ भी हो। मिथ 2, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अकेला तय वैल्यू होता है। किसी दी हुई चीज का बस एक ही नंबर होगा ना? सच, यह चुने गए एक्सिस के साथ बदलता है। वही रॉड अपने सेंटर के बारे में एक वैल्यू रखती है और अपने सिरे के बारे में एक बड़ी वैल्यू। एक एक्सिस से दूसरे पर जाने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वे रोटेशनल पैरेलल्स जो आपने आज बनाए हैं। क्वेश्चन 1, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के बारे में क्या है? mr², सारा मास रिम पे। क्वेश्चन 2, एक सॉलिड स्फीयर के लिए रोलिंग फैक्टर 1+i/mr² क्या है? 7/5, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। क्वेश्चन 3, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में लिखिए। L इक्वल्स I ओमेगा। क्वेश्चन 4, बिना फिसले लुढ़कने की शर्त क्या है? आगे की स्पीड ओमेगा टाइम्स r के बराबर। और क्वेश्चन 5, एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के बारे में क्या है? 2/5 mr²।
अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। सेंटर ऑफ मास वह अकेला बैलेंस पॉइंट है जहां निकाय का सारा मास टिका माना जा सकता है और यह ऐसे चलता है मानो सारी फोर्स वही लग रही हो। Torque equals moment of inertia times angular acceleration, angular momentum, I omega, तब कंसर्व रहता है जब नेट टॉर्क 0 हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर निर्भर है कि मास एक्सिस से कितनी दूर फैला है। रिंग सबसे बड़ा, सॉलिड स्फीयर सबसे छोटा, एक जैसे मास और रेडियस के लिए। रोलिंग एनर्जी को ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में बांधती है और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा हो वही सबसे तेज नीचे लुढ़कती है। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स आपको एक्सिस खिसकाने या जोड़ने देते हैं ताकि आप वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके जो याद नहीं। और अगली क्लास हम आसमान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ग्रेविटेशन, न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम, ऑर्बिट्स और एस्केप वेलोसिटी और केपलर के 3 नियम, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने घूमती हुई दुनिया में कदम रख दिया है। शायद ये नए सिंबल से बड़ा एक भारी चैप्टर लगा हो, लेकिन ये समझ लीजिए इनमें से हर एक नए कपड़ों में एक पुराना दोस्त है। टॉर्क है फोर्स, घुमाया हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास, घुमाया हुआ। एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम घुमाया हुआ। इस समानता को देखना सीख लीजिए और यह पूरे नीट में आपके सबसे पक्के स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक बन जाता है। खाया, आर्या, भाया और रूहान सब कभी रोटेशन से डरते थे और सबने इसे ठीक उसी तरह जीता जैसे आपने अभी जीता। वन आइडिया एट अ टाइम। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात मोमेंट ऑफ इनर्शिया गैलरी को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए और बाहें अंदर खींचती स्केटर की तस्वीर मन में देख लीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं सितारों के बीच।